गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव। जैसा कि आपको विदित है, पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के संविधान के भाग 1 जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है अनुच्छेद 5 से 11 तक। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है अनुच्छेद 12 से 35 तक, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसी प्रकार संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 51 क में। इसके पश्चात आज का हमारा वीडियो है संघीय कार्यपालिका, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 151 तक में वर्णित है। यानी भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, जिसको हमने 5 अध्यायों में वर्गीकृत किया है। अध्याय 1 में कार्यपालिका का उल्लेख है, जिसका अनुच्छेद 52 से 78 तक में उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार दूसरे अध्याय में विधायिका या संसद का उल्लेख है, जिसका अनुच्छेद 79 से 122 तक वर्णन किया गया है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार अनुच्छेद 23 का अध्ययन किया गया है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है, जिसका अनुच्छेद 124 से 147 तक में वर्णन मिलता है। इसी प्रकार अध्याय 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG बोलते हैं, उसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में मिलता है। यानी अध्याय 5 को भाग 5 को 5 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। तो चूंकि आज का हमारा वीडियो संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति से संबंधित है, इसलिए संघीय प्रशासन, जिसका मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार विधायिका या संसद, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का अध्ययन करते हैं। यानी संसद का तात्पर्य या विधायिका का तात्पर्य लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। कोई आपसे ये प्रश्न पूछे कि संसद में राष्ट्रपति को क्यों निहित किया गया है या संसद में राष्ट्रपति का अध्ययन क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा कि चूंकि कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही पारित होता है, इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहा गया है। आपको ये भी बताऊं कि विधायिका में भी राष्ट्रपति होता है और कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति होता है। इसमें चूंकि कार्यपालिका में राष्ट्रपति को इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और इस संसदात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का विभाजन किया गया है। चूँकि भारत में
ब्रिटेन की तरह संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, न कि अमेरिका की तरह संघात्मक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को। तो चूंकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में राष्ट्रपति चूंकि नाम मात्र का शासक होता है, इसलिए वह कार्यपालिका का हेड होता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 52 और 53 में भी राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति संघीय प्रशासन के अंतर्गत कार्यपालिका का नाम मात्र का होता है, पर सारी शक्तियां उसी की नाम से जानी जाती हैं। इसलिए कार्यपालिका और विधायिका या संसद दोनों में राष्ट्रपति को निहित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि राष्ट्रपति का जो भारत के संविधान में या संविधान के भाग 5 में 52 से 78 तक राष्ट्रपति का योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोटर होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी, राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा होगा, राष्ट्रपति का री-इलेक्शन या पुनर्निर्वाचन कैसे होगा, और क्या क्या योग्यताएं होंगी, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 58 तक किया गया है। अनुच्छेद 52 में इस बात का प्रावधान है कि भारत राज्य के लिए एक राष्ट्रपति होगा या होना चाहिए। देयर शैल बी ये प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या मंत्रिमंडल के द्वारा करता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो आपको ये भी विदित होगा कि चूंकि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर्स कौन कौन होंगे, या राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है उसमें किन किन को वोट देने का अधिकार होता है। आपको विदित होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी की संघीय क्षेत्रों के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या राष्ट्रपति पद के लिए वोटर्स होते हैं। आपको ये भी विदित होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव चूंकि यह प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो या विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, या दिल्ली और पांडिचेरी जो संघीय क्षेत्र हैं, चूँकि वहाँ विधानसभा की स्थापना की गई है, इसलिए वहाँ के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा अन्य किसी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार नहीं होता। इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया प्रोसीजर कैसा होगा। राष्ट्रपति का चुनाव चूँकि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में उल्लेख करता है, जिसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में इम्पीचमेंट पावर के रूप में किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 57 में री इलेक्शन पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, जिसका उल्लेख मैं अभी आगे बताऊंगा। इन बातों का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। तो अनुच्छेद 52 से 78 तक संविधान के भाग 5 के ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने आपको बताए हैं, जिनका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होता है। तो जो संघ की कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और भारत का महान्यायवादी शामिल होता है। इनका समूह संघ की कार्यपालिका कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और भारत की एकता, अखंडता व सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 53 में इस बात का उल्लेख है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अधीनस्थ पदाधिकारियों से तात्पर्य होता है मंत्रिमंडल, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति में सारी शक्तियाँ निहित तो होंगी, लेकिन वह उसका प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर करता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसलिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है। यानी चूँकि राष्ट्रपति नाममात्र का शासक होता है, इसलिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक मुखिया या प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होती है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। यद्यपि कार्यपालिका के प्रधान या मुखिया का यह नामकरण अमेरिकी संविधान के समान है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति के समान नहीं है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नामकरण की दृष्टि से तो भारत के राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है, लेकिन उसके कार्य और शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति के समान नहीं है। इसका कारण यह है कि चूँकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या प्रेसिडेंटियल सिस्टम है, जबकि इंडिया में संसदात्मक या पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। यानी
संवैधानिक प्रावधान यह है कि चूंकि हमने भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है और अमेरिका में चूंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण वहाँ संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण, संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान में अंतर पाया जाता है। संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान मंत्रिमंडल, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो हमने ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है और ब्रिटेन के सम्राट की जैसी स्थिति ही भारत में राष्ट्रपति की होती है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि चूँकि ब्रिटेन में सम्राट वंशानुगत आधार पर चुना जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है या जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। ये फर्क है ब्रिटेन और भारत की संसदात्मक व्यवस्था में। राष्ट्रपति के संदर्भ में एक बात और बताना चाहूँगा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, जबकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चूँकि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था और भारत की शासन व्यवस्था में फ़र्क यह है कि वहाँ का शासक या राजा वंशानुगत आधार पर होता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। इसलिए भारत को गणराज्य कहा गया है। गणराज्य से तात्पर्य होता है कि यहाँ का शासक जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसलिए भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। इसके लिए वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति खड़ा होता है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथा है वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। तो ये विशेष योग्यताएं हैं राष्ट्रपति पद के लिए कि वह भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो गई हो, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, संघ सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इस संबंध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ तथा राज्यों के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाएगा। तो यहाँ मैं आपको ये बात अवगत कराना चाहूँगा कि लाभ के पद से तात्पर्य यह है कि वह किसी सरकार के अंतर्गत प्राधिकारी ना हो या सरकारी कर्मचारी नहीं हो या जिसको सरकारी खजाने से वेतन मिलता हो, ऐसा व्यक्ति जो लाभ का पद है उस पर ना हो, वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है।
राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के संबंध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल और संघ तथा राज्यों के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाएगा। यानी चूँकि भारत में स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है, स्थायी कार्यपालिका में वो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो एक निश्चित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चुने जाते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जिनका चयन होता है वो स्थायी राजनीतिक कार्यपालिका कहलाती है। और अस्थायी राजनीतिक कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है, जो एक 5 साल की अवधि के लिए इन पदों पर आते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाएगा। यानी ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रपति संसद अथवा राज्यों के विधानमंडलों के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन से पूर्व वह इसका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सभा से रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्य की अवधि में कोई अन्य वेतनभोगी पद ग्रहण नहीं कर सकता। तो इस संबंध में मैं आपको ये अवगत कराऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के समय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य अगर है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि निर्वाचन से पूर्व वह इसका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सभा में रिक्त या खाली समझा जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी सांसद, कोई भी राज्य के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति पद का सदस्य नहीं होगा, और अगर होता भी है तो पहले उसको रिजाइन करना पड़ेगा, या यदि वह निर्वाचन हो जाता है तो उस तिथि से उसका उस सभा में स्थान रिक्त समझा जाएगा। ऐसा प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। और राष्ट्रपति अपने कार्य की अवधि में कोई अन्य वेतनभोगी पद ग्रहण नहीं कर सकेगा। ऐसा प्रावधान भी भारत के संविधान में किया गया है। धन्यवाद। अगला वीडियो आगे, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है, राष्ट्रपति की राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, इस बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी टिप्पणी लिख सकती हैं। धन्यवाद।